Hello, everyone. A very good day to all of you. I am Dr. Meenu Singhal, Associate Professor of Economics, Chaudhry Ishwar Singh Kanya Mahavidyalaya, Pune. I'm back with the second part of the lecture, Role and Pattern of Industrialization. हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर में जो टॉपिक्स कवर किए वो थे रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की भूमिका। दूसरा था पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। योजना काल के दौरान भारत में औद्योगिक विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हमने जाना। आज इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। भारत में सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए किस तरह के कदम उठाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टिल डेट many industrial policies have been introduced. सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1948 में, फिर 56 में, 77 में, 80 में, 91 में, और यही नहीं, उसके बाद एज सच कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से तो नहीं, लेकिन हाँ, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई 2011 में और मेक इन इंडिया प्रोग्राम आया 2014 में। भारतीय सरकार ने शुरुआत में पब्लिक सेक्टर में भारी उद्योग और आधारभूत उद्योग लगाने का निर्णय लिया। Initially, the Indian government adopted the policy of establishing heavy and basic industries, and that also in public sector, such as iron and steel industries, fertilizers, cement, machine tools, chemicals, petroleum products. और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारत में जब हम आज़ाद हुए तो इतनी गरीबी थी कि निजी क्षेत्र के पास साधन नहीं थे इतने भारी और आधारभूत उद्योगों के लिए निवेश करने के। इसलिए ये जो क्षेत्र का विकास हुआ, इसकी सारी जिम्मेदारी पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथों में ली। भारतीय सरकार ने आजादी से लेकर आज तक बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है भारत में। कितने तरह के विकास बैंक बने हैं। इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SIDBI, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। कितने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स बने। एग्जिम बैंक बना देश में विदेशी निर्यात को फाइनेंस करने के लिए। इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस के लिए और अन्य इंश्योरेंस के लिए। हर राज्य के अपने स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस बने। सिर्फ इतना ही नहीं, समय के साथ सरकार को एहसास हुआ कि किसी भी देश में औद्योगिक विकास या अर्थव्यवस्था का विकास संभव ही नहीं है जब तक हम लोग देश के अंदर तकनीक, लेटेस्ट तकनीक ना लेकर आए। ऐसा नहीं कि सरकार ने भारत में तकनीक के विकास की कोशिश नहीं की, लेकिन हाँ, जब तक हमारे पास भारत में तकनीक का विकास नहीं हो जाता, तब तक भारतीय सरकार ने विदेशों से तकनीक आयात करने के लिए बड़ी उदारवादी नीतियां अपनाई। कई देशों के साथ समझौते हुए कि हम किस प्रकार दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी मंगवा सकते हैं। और गवर्नमेंट ने कभी भी ऐसा तो नहीं कहूंगी कभी भी, लेकिन हाँ, कंपैरेटिवली गवर्नमेंट ने तकनीक का आयात करने के लिए अपनी नीति उदारवादी रखी और फॉरेन करेंसी की भी इस्तेमाल करने की छूट दिए रखा। इसके अलावा भारतीय सरकार ने देश के अंदर घरेलू तकनीक का विकास करने के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत के अंदर उसको काफी ध्यान दिया। इनफैक्ट भारत में साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक विभाग बनाया भारतीय सरकार ने अलग से, जिसके तहत पूरे भारत में अलग अलग जगह पर असंख्य लेबोरेटरीज खोली गई हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स खोले गए हैं। और मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किसी भी तरीके से भारत के अंदर तकनीकी विकास लेकर आए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आए, हमारे कारखाने बेहतर तकनीक इस्तेमाल कर सकें।
उसी तरह देखिए, मैं बता चुकी हूँ कि भारत जब आज़ाद हुआ, हमारे पास बहुत सारे साधन नहीं थे। ख़ास तौर पर ना तकनीक थी, ना मशीनें थी, ना फाइनेंसेस थे। तो जब भारत के लोगों के पास पैसे नहीं थे, भारतीय सरकार भी बहुत अमीर नहीं थी, तो हमारे पास देश के विकास का एकमात्र और तरीका बचा था, और वो ये था कि हम विदेशियों को छूट दें कि वो भारत में आकर निवेश करें, और ऐसा हुआ भी। भारतीय सरकार ने फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया, उसके लिए उदारवादी नीतियां अपनाई। इनफैक्ट हमारा आज़ादी के बाद से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। भारत में जो मल्टीपर्पज़ डैम्स बने, प्रोजेक्ट्स जैसे नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, ये तो खैर बाद में बना, भाखड़ा डैम, उसी तरह से भारत में जितने भी स्टील के कारखाने लगे, इन सब के लिए ना सिर्फ तकनीक विदेशों से आई थी, मशीनें विदेशों से आई थी, यहाँ तक कि इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस भी भारत में नहीं थे, वो भी विदेशों से आए थे। समय के साथ भारतीय सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रूल्स को और भी उदारवादी बना दिया है। मैंने पिछले लेक्चर में ज़िक्र किया था कि आज की डेट में बहुत सारे क्षेत्रों में एफडीआई इन्वेस्टमेंट 100% तक अलाउड है। हाँ, एक दिक्कत आती थी विदेशी कंपनीज़ को कि उनको भारत में जो उन्होंने कंपनीज़ खोली हैं, उनका प्रॉफ़िट अपने देश में ले जाना अलाउड नहीं था, या उसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स थे। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने वो रूल्स को भी काफ़ी उसमें भी परिवर्तन किया है, और आज की डेट में डिविडेंड रिपैट्रिएशन हैज़ बीन अलाउड, यानी कि अपना लाभांश, लाभ का हिस्सा अपने देशों में ले जाना सरकार ने उसकी छूट दे दी है। उसी के साथ हमारी सरकार ने देश के अंदर एफआईपीबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की स्थापना की, ताकि जो भी भारत के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आता है, फॉरेन एफडीआई से जुड़ा हुआ कोई भी प्रपोजल आता है, तो उसको बहुत जल्दी क्लियरेंस मिल जाए, उसको बहुत धक्के ना खाने पड़े इधर-उधर अपने क्लियरेंस लेने के लिए। इनफैक्ट रिसेंटली गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल खोला है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन ही एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑनलाइन पोर्टल पर ही डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकती है, और इससे एफडीआई को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जो लोग भी भारत के अंदर विदेशी निवेश करना चाहते हैं, उन्हें बहुत सहूलियत मिलेगी। आपको ध्यान हो, हमने पिछले लेक्चर में किया था कि भारत में लास्ट में कुछ योजनाओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी थी, 5वीं चौथी योजना से ये समस्या आनी शुरू हो गई थी कि ऊर्जा की कमी की वजह से हमारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। Indian companies were unable to um, work at their full capacity just because they faced the shortage of electricity. तो उसके लिए भारत में ओवर द इयर्स हमारी सरकार ने बहुत सारे तरीकों से बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की है, जैसे कि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाए गए, भाखड़ा नंगल डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। दीज वर द प्लान्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से जो उत्पन्न होती है बिजली उसके लिए। उसी तरह कोयले से बिजली उत्पादन करने के लिए, एटॉमिक एनर्जी से, न्यूक्लियर एनर्जी से, सोलर पावर प्लांट्स। तो इस तरीके से हालांकि भारत में विंड एनर्जी की भी शुरुआत की है, दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो भारतीय सरकार ने देश के अंदर बिजली का उत्पादन करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए, और जैसा कि आपसे जिक्र किया था कि आज की डेट में हमारे को बिजली की उतनी समस्या नहीं है, मोर आफ्टर सम टाइम ऑन द वेरी सेम इश्यू। इसके साथ ही एक समस्या हमने जो महसूस की हमारी सरकार ने, कि बहुत सारे कारखाने बीमार पड़ रहे थे, सार्वजनिक क्षेत्र में भी, लेकिन मुख्यतः निजी क्षेत्र में। तो ऐसे कारखाने जो बीमार थे, बीमार होने का मतलब कि वो काफ़ी समय से नुकसान में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं, लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। एक तरीका तो है कि उन कारखानों को बंद किया जाए, लेकिन ऐसे कारखानों को बंद करने से समस्या आती है कि उनका स्टाफ कहाँ जाए? वो बेरोज़गार हो जाएँगे। तो इसके लिए भारतीय सरकार ने 1985 में इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की।
इनफैक्ट ये 1985 में इसकी स्थापना नहीं की, 1971 में इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना था, उसी का पुनः गठन करके इसको IRBI इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में जो बीमार उद्योग हैं उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज देना और उन्हें उनके ऋण की जरूरत, उनके फाइनेंसेस की समस्या को दूर करना। इसके साथ ही 1987 में बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन इसकी स्थापना की गई। इसका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि जो बीमार कारखाने हैं उनको किस तरीके से रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, उन्हें रिवाइव किया जा सकता है, उनको पुनः प्रॉफिट में लाया जा सकता है। भारत में आप जानते हैं बहुत ज्यादा रीजनल इम्बैलेंस है। कुछ इलाके बहुत विकसित हैं जबकि कुछ इलाके बहुत पिछड़े हुए हैं। तो भारतीय सरकार ने शुरुआत से कोशिश की कि वो खुद जितने भी कारखाने खोले वो पिछड़े हुए इलाकों में खोले। आपसे जिक्र हुआ था भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, ये जितने भी प्लांट्स खोले गए सारे पिछड़े इलाकों में खोले गए हैं। और इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कोशिश की कि निजी क्षेत्र भी जो कारखाने खोले वो पिछड़े इलाकों में खोले, और उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को कई तरह के इंसेंटिव्स दिए, जैसे टैक्स इंसेंटिव्स कि 5-7 साल तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कई तरह की सब्सिडीज दी। अगर आप पिछड़े इलाकों में फैक्ट्री खोलेंगे तो आपको बिजली सस्ती मिलेगी, लोन सस्ती दरों पर मिल जाएगा। इसके अलावा भारत में हमारी सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना की, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स की स्थापना की। इनका मुख्य उद्देश्य था कि कुछ सेंटर बन जाएं जहां पर हर तरह की सहूलियत दी जाए, और इन सेंटर्स का मुख्य काम था वहां पे मतलब बैंकिंग फैसिलिटीज, ट्रेंड स्टाफ मिल जाएगा आपको एक ही जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त क्रिएट किया जाएगा, बिजली की कोई समस्या नहीं आएगी, और ऐसी जगह पर उत्पादित सामान कोशिश की जाए कि निर्यात किया जाए। हमारे ऐसे जो सेंटर्स हैं ईपीजेड्स और एसईजेड्स खुले हुए हैं कांडला में, सांता क्रूज, नोएडा, फाल्टा, कोचीन एंड मेनी अदर प्लेसेस। एक कमी महसूस की जा रही थी कि भारत में जो सामान था वो एक अच्छी क्वालिटी का नहीं था, और कोई मानक तय करने की कोई संस्था नहीं थी। तो उसके लिए 1974 में इंडियन गवर्नमेंट ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS की स्थापना की, और ये ना सिर्फ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है बल्कि उसके लिए टेस्टिंग होती है और सर्टिफाई किया जाता है BIS के द्वारा, जिसको ISI मार्क मिल जाता है। तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सिर्फ इतना नहीं, कारखानों में जो मजदूर हैं उनको भी बताया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से वो बेहतर क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने कंपनीज को प्रोत्साहन दिया है कि सिर्फ आप एक इंडियन स्टैंडर्ड ही मेंटेन ना करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करें, और इसका फायदा ये होगा कि हम लोग भारत का सामान विश्व में अन्य देशों में भी बेच पाएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है कि वो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाकर वहां से सर्टिफिकेट्स लें। भारत में पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत ही रिसेंटली दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है, जो कि हरियाणा के दादरी से शुरू होकर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक ये सड़क बनेगी, और इसके रास्ते में 24 इंडस्ट्रियल सिटीज की स्थापना की जाएगी। ये कार ये शहर खास तौर पर औद्योगिक शहर बन जाएंगे, उत्पादन करेंगे, और इस रास्ते पर बनेंगे ताकि इनको ट्रांसपोर्टेशन, चाहे कच्चा माल लाना हो चाहे तैयार माल ले जाना हो एक्सपोर्ट के लिए या इंपोर्ट करना हो मशीनरी वगैरह, वो सब आसान हो जाएगा। एंड लास्टली, गवर्नमेंट ने ओवर द इयर्स सनराइज इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयत्न किए। बहुत सारे ऐसे कारखाने खोलने में सरकार ने खुद भी खोले और प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट किया, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर्स का मैंने जिक्र किया था, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो ये तो हुआ कि सरकार ने हमारे किस तरह के कदम उठाए।
लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत में औद्योगिकरण में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। देखिए, हमने जो 5 ईयर प्लान्स के तहत देखा था, उसमें भी आप काफ़ी समस्याओं को देख गए थे। जैसे एक समस्या तो हम अक्सर नोट कर रहे थे कि ऊर्जा की कमी महसूस हुई और इस वजह से कई योजनाओं में उत्पादन कम हुआ। हम अपना पूरा पोटेंशियल पर उत्पादन नहीं कर पाए। लेकिन थैंकफुली पिछले कुछ सालों में जो काम हुआ है इस फील्ड में, उसकी वजह से वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो ऊर्जा की कमी है, चाहे वो पीक डेज में पीक डिमांड के समय की बात हो, वो सिर्फ 0.3% रह गई है, यानी 1% से भी उसका भी तिहाई हिस्सा। भारत में तकनीक बहुत पुरानी है। आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था कि पुरानी मशीनें हो गई थी, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा थी। तो भारतीय सरकार ने मतलब एक जो हमारी समस्या है वो ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी है। देखिए, होता क्या है कि भारत में रिसर्च पर रुपया खर्च ही नहीं किया जाता। जितना भी रिसर्च के ऊपर खर्च किया जा रहा है वो सरकार खर्च कर रही है। निजी क्षेत्र में अगर आप देखें तो घूम फिर कर मुख्य खर्चा या तो आप कह सकते हैं टाटा मोटर्स ने किया है पिछले कुछ समय में, या एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी दवाइयाँ बनाने के कारखाने इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ओवरऑल ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो R&D के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, तो जो मुख्य खर्चा है, जो सकल व्यय है, वो प्रतिशत के तौर पर देखा जाए तो 1% से भी कम है। करीबन पिछले 20-25 सालों से 0.7% तक टिका हुआ है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कोई खर्चा नहीं हो रहा, ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। मैंने आपसे जिक्र किया कि ये खर्चा या तो सरकार करती है और उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही खर्चा कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें आगे नहीं आ रहे हैं। एक समस्या जो बार बार उभर कर आती है वो ये कि हमारे को ट्रेन्ड लेबर नहीं मिलती। भारत में बेरोजगारी बहुत है, बहुत लोग हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे कारखानों को ट्रेन्ड स्टाफ नहीं मिल रहा, वो स्टाफ ढूंढ रहे हैं। जो बेरोजगार लोग हैं वो इस लायक नहीं है कि वो इन कारखानों में काम कर सके। तो हमें चाहिए ऐसी लेबर जो टेक्निकली ट्रेन्ड हो, स्किल्ड हो, किसी तरह का हुनर हो, वो हमें नहीं मिल रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा श्रम इमोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए झिझकता है। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम है। वेरी फ्यू पीपल टेक हैव द कैपेबिलिटी टू टेक रिस्क। और इस सबके पीछे जो मुख्य कारण घूम फिर कर है वो ये है कि हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हेल्थ, एजुकेशन बहुत पुअर है। और उसका असर ये होता है कि लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी खत्म नहीं हो पा रही। उनकी लोगों की उत्पादकता, मजदूरों की उत्पादकता कम है, therefore they get, because the productivity is less, they get lower wages and then production is low। ना सिर्फ उत्पादन कम होता है बल्कि उत्पादन की लागत भी ज्यादा आती है। फिर भारत में फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। अभी मैं कुछ देर पहले कह रही थी कि भारत में बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज का बहुत विकास किया भारतीय सरकार ने और आज पूरे भारत में एक नेटवर्क है। यस, दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू, बट स्टिल इट इज अ फैक्ट कि भारत में आज भी सब लोगों की जरूरतें वित्त से जुड़ी हुई नहीं पूरी हो पाती। आज भी भारत की कंपनीज जो एक्सपोर्ट करना चाहती हैं या इंपोर्ट करना चाहती हैं, तो वो फाइनेंसेस के लिए, फॉरेन करेंसी के फाइनेंसेस के लिए भारतीय बैंकों के पास नहीं आ रहे, फॉरेन सेक्टर के बैंक्स के पास जा रहे हैं, विदेशी बैंकों के पास जा रहे हैं। इंश्योरेंस करवानी होती है तो विदेशी कंपनियों के पास जा रहे हैं। हाँ, भारत का मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार आज बहुत विकसित है। जब हम आजाद हुए थे उसके मुकाबले में बहुत विकसित है। इनफैक्ट हमारा पूंजी बाजार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर compete करता है। फिर भी बहुत खामियां हैं। आप जानते हैं कि हमारे पूंजी बाजार में, हमारे स्टॉक मार्केट में कितने तरह के स्कैम्स हो चुके। हर्षाद मेहता का स्कैम हुआ, उसके बाद केतन पारेख का स्कैम हुआ। हम अगर बैंकिंग की बात करें तो कितने सारे बैंक्स पिछले कुछ सालों में अपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से लॉस में आते चले गए और फाइनली हमारी गवर्नमेंट को उन्हें किसी और बैंक के साथ, बड़े बैंक के साथ मर्ज करना पड़ा, विलय करना पड़ा उनका।
हमारी इंश्योरेंस कंपनीज, मनी मार्केट, मतलब सब में अभी और आगे विकास करने का पोटेंशियल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है। यातायात हर तरह का, चाहे वो सड़क परिवहन हो, चाहे रेलवेज हो, हमारे पोर्ट्स, हमारे एयरपोर्ट्स। देखिए, हमारा मुख्य व्यापार जो होता है समुद्री रास्ते से होता है। और और जब हम गुलाम हुए उससे पहले भारत का समुद्री बेड़ा पूरे विश्व में जाना जाता था। और आज आजाद हुए भी हमको इतने साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को जो समुद्री जहाज इस्तेमाल करते हैं वो दूसरे देशों के इस्तेमाल करते हैं। तो ये दिखा रहा है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कितनी पिछड़ी हुई है अभी। संचार सुविधाएं, टुडे इंफॉर्मेशन इज मनी, इंफॉर्मेशन इज पावर। और उसके लिए हमें चाहिए बेहतर ब्रॉडबैंड सुविधाएं, बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी। और ये नेटवर्क कनेक्टिविटी गांव गांव तक जानी चाहिए, दूर दूर तक जानी चाहिए। पर क्या ऐसा है? नहीं। शहरों में भी कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है, तो गांव में तो हम अभी सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा आप नोटिस करेंगे कि कुछ क्षेत्र हैं भारत में जो बहुत विकसित हैं, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उससे निकला हुआ तेलंगाना। लेकिन ये ऐसे इलाके हैं जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैं, औद्योगिक रूप से बेहद विकसित हैं। लेकिन और बहुत सारे इलाके हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं। एंड देन एक कमी जो हमारे कारखानों को महसूस होती है वो कच्चा माल। देखिए, जहां तक सवाल है उन कारखानों का जो कृषि पर निर्भर करते हैं, तो हमारी कृषि मॉनसून पर निर्भर करती है। अभी भी हम उनको इरिगेशन फैसिलिटीज हर जगह नहीं पहुंचा पाए हैं। तो अगर कृषि उत्पादन इफेक्ट होगा मॉनसून की वजह से, अगर कृषि उत्पादन वॉलेटाइल है, तो आपका जो कारखाने उस पर आधारित हैं वो भी, उनका उत्पादन भी अनिश्चित हो जाता है। फिर हम बहुत सारा कच्चा माल आयात करते हैं, जैसे कि खाद, कंप्यूटर्स, केमिकल्स, कार्स। इन सब के लिए हमें हमें विदेशी मुद्रा चाहिए होती है, राइट? आई मस्ट इम्प्रूव दिस, कार्स नहीं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, राइट? देन फ्लक्चुएशन, जब हम ये रॉ मटेरियल मंगवाते हैं तो उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसमें ओवर द इयर्स फ्लक्चुएशन होती है। किसी भी कारण से फ्लक्चुएशन हो सकती है। तो इसकी वजह से हमारी फैक्ट्रीज में अगर अगर किसी कारण से कच्चा माल नहीं आ पाया, तो वो कारखाने कुछ समय के लिए बंद करने पड़ जाते हैं, या फिर अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम नहीं कर पाते हैं। और एक कमी जो अक्सर हमें महसूस हो रही है वो है पुरानी तकनीक, पुरानी मशीनें। हम इतनी पुरानी तकनीक और मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। हमारा जो उत्पादन होता है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। अब ये देखिए, हल्की क्वालिटी का उत्पादन करेंगे और महंगा बेचेंगे तो कोई विश्व में हमारा सामान क्यों खरीदेगा? हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। और इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, दो कारण है इसके पीछे। एक तो हमारी मोनोपोली टेंडेंसीज, जहां एकाधिकार होता है वहां वो कुछ नया करने का सोचते ही नहीं। उन्हें जरूरत ही नहीं लगती कि हम नई मशीनों पर इन्वेस्ट करें, नई तकनीक पर इन्वेस्ट करें। उसी तरह काफी सालों तक भारतीय कारखानों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण दिया गया। तो उनको मालूम था कि कोई और तो कोई है नहीं जो इससे अच्छा सामान बना रहा हो, तो हम घटिया सामान भी बना रहे हैं तो बिक जाएगा। इसलिए जरूरत ही नहीं है हमें और कुछ बेहतर करने की, कुछ नया करने की। फिर काफी समय तक देखिए, अभी आपने कई कारण पढ़े कि कच्चे माल की कमी, बिजली अक्सर कम रहती है, मैन पावर अच्छी नहीं मिलती है। इनफैक्ट कुछ समय बाद ये औद्योगिक झगड़े भी शुरू हो गए, मजदूर मालिकों के झगड़े। तो इन सब कारणों की वजह से काफी समय तक ऐसा रहा कि हम अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए, और इस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी और उत्पादन भी कम हुआ। एक अभी जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे कारखाने बीमार हो जाते हैं। हाँ, बीमार होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो ये कि कई कारखानों को, अगर वो छोटे स्तर पर उत्पादन करेंगे तो उन्हें कई तरह की आंतरिक और बाहरी बचतें नहीं मिलेंगी।
और अगर वो आंतरिक और बाहरी बचतें प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको उत्पादन थोड़े बड़े स्तर पर करना पड़ेगा, तो उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन अनइकोनॉमिकल है। दूसरा जो मैनेजमेंट है, देखिए बहुत सारे निजी कारखाने हैं जिनको मैनेज कौन करता है? परिवार के सदस्य, एंड दे मे नॉट बी क्वालिफाइड टू डू सो। वो जो पहले पिता संभाल रहे थे, फिर बेटे संभाल रहे हैं, जरूरी नहीं है बेटे को हुनर हो कंपनी चलाने का, मैनेजमेंट संभालने का। तो इस वजह से भी अनप्रोफेशनल मैनेजमेंट की वजह से भी उत्पादन कम होता है, कारखाने बीमार होते हैं। और नुकसान क्या होता है? देखिए, ये जो ऋण लेते हैं वो नहीं चुका पाते, बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाते हैं, ये अपने मजदूरों को वक्त पर मजदूरी नहीं दे पाते, प्रोविडेंट फंड नहीं दे पाते। तो फाइनली ऐसे कारखानों को या बंद करना पड़ता है, या उन्हें किसी के साथ विलय करना पड़ता है, या फिर बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के सुपुर्द करना पड़ता है कि संभालिए जी इनको, इन्हें गाइड करिए। और जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि पिछले कुछ समय में औद्योगिक संबंध भी बिगड़े हैं, अक्सर स्ट्राइक होना, लॉकआउट्स होना। इसकी वजह से जहाँ-जहाँ इस तरह का मज़दूर संगठन मज़बूत हो जाते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि उन राज्यों से उद्योग वापस चले जाते हैं दूसरे राज्यों में। जैसे कि रिसेंटली वेस्ट बंगाल में, सिंगूर में टाटा मोटर्स ने अपना नैनो कार बनाने के लिए कारखाना खोलना चाहा था, ज़मीन भी ले ली थी। लेकिन वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया और फाइनली टाटा मोटर्स को वहां से शिफ्ट करना पड़ा गुजरात। और वेस्ट बंगाल में उसके बाद नए कारखाने बहुत कम खुल रहे हैं। फिर हमारे जो उत्पादन का स्ट्रक्चर है वो कोई बहुत डिस्टॉर्टेड रहा, इन द सेंस कि आज की डेट में हमारे देश के जो निजी कारखाने हैं वो लाभ के लिए काम कर रहे हैं, और उनको अगर लाभ मिल रहा है विलासिता की वस्तुओं में बनाने में, अमीर लोगों के लिए उत्पादन करने में, तो फिर वो कर रहे हैं। आम आदमी को जिस तरह की वस्तुएं सेवाएं चाहिए उनका उत्पादन नहीं हो रहा। फिर हमारा जो पब्लिक सेक्टर में जो कारखाने लगे हुए हैं, इवन दे आर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली। उनके उन कारखानों को चलाने के लिए कई बार पॉलिटिशियंस लगा दिए जाते हैं, या मैनेजमेंट अगर प्रोफेशनल होती भी है तो उनको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है, इस वजह से वो काफी लंबे समय तक फैसले ही नहीं लेते। दखल, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, राजनीतिक दखल रहता है। जो भी इनकी फाइल होती है उसको क्लियरेंस के लिए इनको मिनिस्ट्री के पास भेजना पड़ता है, उसमें वो लाल फीते में ही बंधी रह जाती है, महीनों तक उनके लाल फीते नहीं खुलते। इनके लिए फैसला लेना मुश्किल हो जाता है, लंबे समय तक फैसले नहीं लिए जाते। अच्छा, एक इनको ये होता है कि समाज कल्याण करना है, तो उसके चक्कर में ये कीमत अपने प्रोडक्ट्स की इतनी कम रखते हैं कि इनकी फैक्ट्रीज घाटे में चलती हैं। और फिर लंबे समय तक, इनफैक्ट 1991 तक भारत में हर फैक्ट्री से जुड़े हुए हर फैसले के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। नया कारखाना खोलना है तो लाइसेंस लेना है, जमीन कौन सी लेनी है उसके लिए लाइसेंस लेना है, आपको अपनी फैक्ट्री को एक्सपेंशन करनी है, एक्सपैंड करना है तो लाइसेंस लेना है, आपने विदेशों से कच्चा माल खरीदना है, मशीनें, तकनीक खरीदनी है तो फिर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। आपने अपनी कंपनी का किसी और में विलय करना है, मर्ज करना है, तो फिर आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इसमें बहुत समय, बहुत एनर्जी, एफर्ट्स वेस्ट होते थे कंपनीज के। एक समस्या ये रही कि हमारे कारखाने जो थे वो बहुत, जो छोटे कुटीर कारखाने हैं उन पर कम ध्यान दिया गया। देखिए, एक समय था जब इन पर बहुत ध्यान दिया गया, इनके लिए काफी सारे क्षेत्र रिजर्व भी किए गए। बट देन आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अडॉप्टेड, फिर से इनकी तरफ से ध्यान हट गया। हाँ, गवर्नमेंट कहती जरूर है कि इनको ध्यान देंगे, लेकिन सच ये है कि आज इनके लिए किसी तरह की रिजर्वेशन नहीं है। इनके तरफ, मतलब पिछले कुछ सालों में हमारे भारत में स्मॉल और स्मॉल स्केल सेक्टर श्रिंक हुआ है, संकुचित हुआ है। एक हमारे कृषि पर निर्भर है उद्योग, और अगर कृषि का विकास नहीं होगा तो फिर उद्योगों का विकास भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें वहां से कच्चा माल मिलता है, और इनके तैयार माल के लिए मार्केट कहाँ है? खेतों में, किसानों में। एक समस्या देखिए जेन्युइनली ये भी रही है कि जब हम आजाद हुए तो भारत में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। न, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था किसी भी तरह का, ना फाइनेंसेस थे,
ना लिटरेट स्टाफ था जो कारखाने खोल सके, वहां काम कर सके। लोगों की आय कम थी तो बचत और निवेश कम था, पूंजी निर्माण नहीं था। तो हमने तो शुरुआत ही इतने स्मॉल बेस से की है, आधार हमारा बहुत छोटा था। उसके बाद हम आज जहां पहुंचे हैं वो बहुत बहुत कमाल है। एंड लास्टली, क्या कदम उठाए हम क्या और कदम सुझा सकते हैं कि भारत के अंदर औद्योगिक विकास हो? देखिए, सबसे पहले तो एक कमी जो हमें महसूस हुई है कि कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स हैं। चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, चाहे वो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हमारी वित्तीय प्रणाली और वित्तीय जो सिस्टम है, संगठन है, उसको और बेहतर बनाना है। चाहे वो ऊर्जा से जुड़ी हुई समस्या है कि हमारे पास बिजली की कमी रहती है। दूसरा, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण करना ज़रूरी है, यानी बचत और निवेश को बढ़ाना ज़रूरी है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें। ये ज़रूरी है कि हम निजी क्षेत्र को बढ़ावा दें कि वो निवेश करें। उसको बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है कि उनके रास्ते में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो कम की जाएँ। एक जो हमने अभी देखा कि रिसर्च और डेवलपमेंट पर रुपया खर्च नहीं हो रहा, तो वहाँ बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करना कि हम कम से कम 2-3% रिसर्च पर खर्च करें। बेटे, आज के समय में टेक्नोलॉजी, तकनीक है जो हमें आगे लेकर जाएगी, और वो बहुत महँगी है अगर हम दूसरे देशों से लें। और अगर हम अपने देश में उसको डेवलप करते हैं, तो इसका औद्योगीकरण पे और देश के अन्य क्षेत्रों पर बहुत फ़ायदा होगा। और तब तक जब तक हमारे देश में खुद हम टेक्नोलॉजी नहीं बना पा रहे, तब तक हमें तकनीक का और मशीनों का आयात करना चाहिए, उसमें झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी से देश में रोज़गार और उत्पादन बढ़ेगा। क्वालिटी प्रोडक्शन होगी, लागत कम होगी, हम एक्सपोर्ट्स कर पाएँगे। फिर ज़रूरी है कि हमारे पास भारत में जो प्राकृतिक साधन हैं, और बहुत हैं, भारत में प्राकृतिक साधन बाहुल्य में हैं, हम उनका बेहतर इस्तेमाल करें। हमारे पास नदी, नहरें, सूरज, उपजाऊ मिट्टी, मिट्टी के गर्भ में छुपी धातुएँ, कितना कुछ है। हमें इनका शोषण करना है। वी हैव टू एक्सप्लॉइट दिस एंड वी हैव टू प्रोड्यूस we can use all these natural resources for our industries and for other sectors of the economy as well. इसके अलावा ज़रूरी है, देखिए, जो कमी हमें महसूस हुई कि ट्रेन्ड स्टाफ नहीं मिल रहा, तो ज़रूरी है कि हम लोग मानवीय साधन का विकास करें, और उसके लिए ज़रूरी है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में रुपया लगाएँ, यानी कि हेल्थ पर, एजुकेशन पर। अब एजुकेशन देखिए, अभी भारतीय सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, लेकिन ज़रूरी है कि हम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दें, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन दें अपने स्टूडेंट्स को। सिर्फ ऐसी ऐसी एजुकेशन नहीं कि हमने बीए किया, बीकॉम किया। आई मीन, व्हाट हाउ विल दिस हेल्प यू इन लुकिंग फॉर जॉब्स एंड द कंट्री? हमको स्पेसिफाइड स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स इनमें नहीं मिल रही हैं। फिर हमारी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र में कारखाने हैं, अभी हमने देखा कि वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे, वो मुनाफे में नहीं चलते। तो ज़रूरी है कि हम इनको प्रोफेशनली रन करें और इनके घाटों को कम करें। फिर निजी क्षेत्र, देखिए, निजी क्षेत्र को हमारी सरकार ने बहुत तरह के इंसेंटिव्स दिए हैं। ज़रूरी है कि ये भी ज़िम्मेदार बने। कैसे? एक तो आपने नोटिस किया कि प्राइवेट सेक्टर हर चीज़ गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा है। रिसर्च में वो खुद बिल्कुल भी रुपया नहीं लगा रहे, तो इनको आगे आना चाहिए, रिसर्च में रुपया लगाना चाहिए। आप देखिए ना, कितना अच्छा लगता है कि कोरोना की दवाई हमारे भारत की कंपनीज़ बना रही हैं। इतना ही नहीं, भारत की एक कंपनी है सीरम इंक, वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है, और उस कंपनी का ये दावा है कि वो विश्व के आधी जनसंख्या को दवाई सप्लाई करेगा कोरोना की। दैट्स ग्रेट, इट फील्स गुड, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो विलासिता की वस्तुएं ही बना रहे हैं अमीर लोगों के लिए, इसकी बजाय इन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आम आदमी की जरूरत का सामान भी बनाना चाहिए, प्रोफेशनली मैनेज करना चाहिए अपनी कंपनीज को। फिर हमारे जो छोटे कुटीर उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। उससे देखिए कितने फ़ायदे हैं, छोटे कुटीर उद्योग जगह-जगह खुले होते हैं, अमीर-गरीब का फ़ासला दूर करते हैं,
जो आय का वितरण असमान है वो दूर होता है। अच्छा, छोटे कुटीर उद्योगों में जितने लोगों को रोजगार मिलता है उतना बड़े उद्योगों में नहीं मिलता। फिर कृषि का विकास करना चाहिए, क्योंकि कृषि के विकास से ही हमें कच्चा माल भी मिलेगा, और अगर किसान अमीर होगा तो वो उद्योगों में बने सामान को खरीदेगा। जरूरी है कि औद्योगिक झगड़े खत्म हो, इनके संबंध बेहतर हो मजदूरों के मालिकों के साथ, मालिकों के मजदूरों के साथ। नॉर्मल एनवायरनमेंट हो, देश के अंदर सुकून हो, शांति हो। उग्रवाद, किसी भी तरह का युद्ध या किसी दो कम्युनिटी में या किसी तरह के भी झगड़े हो देश में, वो पूरे देश को नुकसान पहुंचाते हैं, औद्योगिक उत्पादन को नुकसान पहुंचाते हैं। बस ये चैप्टर यहीं खत्म। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे व्हाट रोल डज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्ले इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी एक देश के आर्थिक विकास में औद्योगिकरण की क्या भूमिका है। What are the problems faced by industries in India? What suggestions will you give to remove them? भारत में उद्योग किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं और आप इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं? And then lastly, enumerate the measures undertaken by the government of India to promote industrialization. भारतीय सरकार ने उद्योगों की मदद करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए किस तरह के कदम उठाए हैं, वो बताएं। That's all for the day. Thank you so much.